दर्शकों, लोकहित न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। और आज हम साक्षात्कार करने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर के वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक समाचार पत्र प्रातःकाल के वरिष्ठ संपादक अरुण उपाध्याय जी से। हम जानेंगे इन दिनों जो देश में राजनीतिक हालात बने हुए हैं उसके बारे में, साथ ही हम और कुछ विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तो अरुण उपाध्याय जी, आपका लोकहित न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज आपने हमें सही समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, अभी ये जो देश में हालात बने हुए हैं, जैसे कि ये छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है जैन जी, और दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब झारखंड में भी उसकी चपेट में आ गया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मोइन भाई, देखिए, जैन जी ने तो इस समय अपनी पहचान कायम कर दिया। जंतर मंतर का जो आंदोलन हुआ, सरकार को झुकाया। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पहली बार किसी आंदोलन के सामने झुकी इस तरह से। किसानों का आंदोलन बहुत लंबा खिंच गया था, बड़ी ताकत लगी हुई थी उसमें। उसको अगर हम जाने दें तो ये नए लड़कों के सामने घुटने पर आना सरकार को बहुत बड़ी बात है। और जो सरकार कहती रही कि हमारे यहाँ किसी का इस्तीफा नहीं होता, वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनको दिलाना पड़ा। और आपने देखा कि ठीक उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो इंस्टाग्राम पर आते हैं और हाय फ्रेंड्स करके बात करते हैं, जो मित्रों भाइयों बहनों किया करते थे। तो ये एक बात इस बात का प्रमाण है कि अट्रैक्ट हो रहे हैं राजनीतिक दल, अब जैन जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और उनको ये इस बात का एहसास है कि बिना इनके कुछ होने वाला नहीं। सबसे बड़ी बात, भाजपा की जो बैकबोन है आरएसएस, वो भी काफी समय से इस बात का रिव्यू नहीं किए थे कि ये एज ग्रुप जो है 17 से लेके 25 साल का या 12 से लेके 25 साल तक का, ये उनके साथ है कि नहीं है, इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और इस जंतर मंतर के आंदोलन ने कलई खोल दिया। आरएसएस के लोग तड़पते रह गए। बहुत प्रयास किया रोकने का, लेकिन कोई रुका नहीं और लड़कों का हुजूम वहां देखने को मिला। उसके बाद से आरएसएस एक्टिव हुई है। आरएसएस के यहाँ पहले से इसका उपक्रम था, शाम को जो शाखाएं लगती हैं वो बच्चों के लिए और तरुणों के लिए। ऐसी जहां सुबह उनकी शाखा अदर एज ग्रुप के लिए होती थी, जिसमें व्यापारी नौकरी पेशा लोग ये सुबह जाते थे शाखाओं में, शाम को जो शाखा होती थी वो बच्चों के लिए होती थी। लेकिन इन लोगों ने ध्यान दिया नहीं, कई सालों से ये शाम की शाखाएं भी बंद, और इस एज ग्रुप को आरएसएस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया। और जिसका परिणाम हुआ कि सारे लोग जंतर मंतर पे पहुंच गए। उसमें एक बड़ी संख्या थी जो भाजपा के पदाधिकारियों के बच्चे थे। भाजपा का पदाधिकारी उसका विरोध कर रहा है और बच्चे वहां सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर दिखाई पड़ा। और एक प्रतीक ही सही, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी ने देश में एक सिस्टम डाल दिया है कि आप कहीं भी एकजुट होकर के, लामबंद होकर के अगर अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो सरकार को सुनना पड़ेगा। तो ये एक बच्चों के आंदोलन ने एक नई दिशा दे दिया है भारतीय राजनीति को कि इनसे अलर्ट रहना पड़ेगा। आज बीजेपी है, बीजेपी को झेलना पड़ा है, कल हो सकता है दूसरी पार्टी की सरकार है, जब सड़क पे उतरेंगे तो किसी के भी होश ठिकाने पे। ये हुई युवाओं की बात। राष्ट्रीय परिदृश्य में देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल के 2 चुनाव हुए हैं, मध्यावधि चुनाव। एक बिहार में बांकीपुर और एमपी के दतिया में। दोनों ही जगह भाजपा बुरी तरह से हारी। बिहार की हार को बहुत बड़ी हार माना जाएगा, क्योंकि वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी, उनके राज्यसभा में जाने से वो खाली हुई थी और भाजपा ने पूरा जोर लगाया हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य की भाजपा कामयाब नहीं हो सकी और वहां प्रशांत किशोर जीते, जो जन स्वराज के संस्थापक हैं। और जरूरी है, प्रशांत किशोर जैसे लोग अगर सदन में रहते हैं तो कम से कम आम जनमानस की आवाज उठाएंगे। भाजपा ने पूरी कोशिश की कि उनको दबा दिया जाए, उनका दमन हो, लेकिन आखिरकार प्रशांत किशोर एक और ऐसी जीत लेके आए हैं जहां उनके समाज का ज्यादा वोटर नहीं है। नितिन नवीन जिस समाज से आते हैं, कायस्थ समाज से, बहुतायत वोटर और सिटी का वोटर, पटना शहर में वो सीट आती है, थोड़ा सा ग्रामीण हिस्सा उसमें आता है बांकीपुर में, वहां से प्रशांत किशोर की जीत भाजपा के लिए
भविष्य के खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। दतिया में भी भाजपा ने अपने बड़े ब्रांड नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया, जो पिछली सरकार में होम मिनिस्टर थे। तो भाजपा में तो यह है कि कब किसका टिकट काट देंगे, कहां से किसको टिकट दे देंगे, पब्लिक में क्या परसेप्शन बन रहा है उसकी परवाह नहीं है, लेकिन भाजपा का हाईकमान करेगा वही जो उसके मूड में आएगा। हम नितिन नवीन जी को जानते ही नहीं थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जाने हैं। एक बार मैंने सुना था नाम, उत्तर प्रदेश की किसी सीट पे वो प्रभारी थे, तो उस खबरों में नाम आ जाया करते थे। बाकी न उनकी कोई बड़ी भूमिका दिखाई पड़ी और सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाजपा इस तरह के फैसले लेने में अपनी महारत बताती है कि हम जो चाहे वो करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता वोटर सब। अब सेम यही किया, नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट करके किसी आशुतोष से है उनको दिया, पार्टी वो भी ब्राह्मण समाज से ही है, लेकिन भाजपा कहने के बजाय संघ इस तरह के निर्णय लेने में ज्यादा ये होती है। नहीं, ये भाजपा की करामात है। ओके, ये इसमें भाजपा की इसमें संघ की कोई भूमिका संघ की भूमिका नहीं है, और संघ काफी दूर भी इधर इन दिनों चला गया था। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश जैसे उपजाऊ प्रदेश में जो नुकसान हुआ, 37 सीटें अखिलेश की आ गई, कांग्रेस का भी प्रदर्शन अच्छा रहा, तो सिर्फ संघ की नाराजगी की, जैसे कि भाजपा ने अपने मन के टिकट बांटे थे। यहां भी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में उद्धव की सेना का, शरद पवार का जो प्रदर्शन अच्छा रहा, उसके पीछे यही था कि संघ के हिसाब से टिकट नहीं दिए गए। दिल्ली में जो भी निर्णय ले रहा हूं, टिकट अपने मन का दिया, इसीलिए इनको नुकसान हुआ। और अभी भी ये दूर ही थे, लेकिन महाराष्ट्र के पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि संघ काफी एक्टिवली काम किया। संघ के प्रचारक, उनके विस्तारक आकर के एक एक विधानसभा सीटों पे काम किए, डोर टू डोर प्रवास किए, लोगों से मिले जुले, जो भी नाराज कार्यकर्ता उसके घर पे जाके रुक गए, तो इसलिए उन्होंने नाराजगी दूर की और फिर से भाजपा को ला दिया है फ्रंट लाइन में। अब ये संघ बहुत ज्यादा सम्मान नहीं मिला है संघ को, लेकिन अब चुनावी साल है, चुनाव जल्दी आने वाले हैं, तो कोशिश करेंगे बीजेपी के लोग कि संघ के लोगों की पूजा हो। लेकिन काफी पानी जो है बहुत पानी बह चुका है संभालने में। मतलब जो वर्तमान में राजनीति की और मीडिया की भाषा, उस लहजे से बोलूं तो रायता इतना फैल गया है, समेटना बहुत मुश्किल होगा। जैन जी नाराज है, संघ के लोग भी बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि आप देखेंगे भाजपा में सम्मान उनको ज्यादा मिल रहा है जो बाहरी पार्टियों से आए हैं। जो इनके काडर हैं वो अभी भी दुखी, रो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। अभी हाल फिलहाल में 2 विधानसभा चुनाव हुए हैं, पश्चिम बंगाल में, असम में। दोनों ही मुख्यमंत्री मेहमान हैं दूसरी पार्टियों से आए हुए। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के ममता की पार्टी से आए हैं, कांग्रेस से आए हुए हेमंत बिस्व शर्मा, और बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, ये खुद लालू के कैंप में रहा करते थे पहले। तो अब इनके यहाँ बाहर से आने वालों की बहुत ज्यादा, शायद ये मानते हैं कि जो जिताऊ है वो हमारे लिए टिकाऊ है। तो बीजेपी के लिए एक ये बैकफुट पे जाने जैसी स्थिति है। अब आने वाले चुनाव में कैसे वो कवर कर पाते हैं, उस नाराजगी को कैसे दूर कर पाते हैं, क्योंकि जनजी की नाराजगी एक नीट एग्जाम को लेकर के ही नहीं है, यूजीसी इससे भी बड़ा मुद्दा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लगे हैं और शंकराचार्य जी घूम घूम के गली गली में भाजपा के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। वो सीधा हमला कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कि इनके कार्यकाल में गायें कट रही हैं। एक और मुद्दा भी है, जैसे कि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी अपने नियमों को लेकर काफ़ी जाने जाते हैं कि बहुत कठोर है, लेकिन उनका नेतृत्व होने के बावजूद भी राम मंदिर के चंदा चोरी का मामला भी उठाया गया। ये बहुत बड़ा मुद्दा था और उसकी वजह से भी पूरे देश में एक नाराजगी देखने को मिली और कहीं ना कहीं इसका परिणाम भी ये इस राजनीति पे दिखाई दे रहा है। मोइन भाई, एक बात आप ये मान के चलो कि भाजपा के दिन ही खराब चल रहे हैं। हर महीने कोई बड़ा नेशनल लेवल का मुद्दा आ जाता है बीजेपी के खिलाफ। राम मंदिर, पहले नीट एग्जाम का आया, वैसे बीजेपी तिकड़म लगा रही सारी समस्याओं को हल करने के लिए, लेकिन इतनी ज्यादा बुराई फैल गई है। नीट पेपर लीक का मामला जैसे आया तो आपको ध्यान होगा, उस समय देश की बड़ी एंकर हैं अंजना ओम कश्यप, उन्होंने अपने एक शो के दौरान कहा कि 2 कौड़ी के यूट्यूब वाले टीचर, आना जाना कुछ नहीं,
और नस्ल खराब कर रहे हैं। उनका इशारा ये था कि जो पेपर वगैरह लीक हो रहा है ये कोचिंग वाले करवाते हैं। तुरंत ही बिहार के खान सर ने उस पर ऑब्जेक्शन किया और बात बिगड़ते बिगड़ते इस लेवल पे चली गई कि खान सर की कोचिंग में तोड़ फोड़ हुई। दिल्ली के बहुत सारे कोचिंग वाले उसमें इन्वॉल्व हो गए। वो अभिनय अभिनय सर है, अवध ओझा, ये सारे लोग इन्वॉल्व हुए उसमें। सवाल जवाब होता रहा कि तुम 2 टके का या 2 कौड़ी के यूट्यूबर कैसे बोल सकते हो। और सही है, आज ज्यादातर लोगों को पढ़ाई यही लोग रहे हैं, सस्ती पढ़ाई दे रहे हैं। बाकी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, उनके यहाँ गरीब बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, सुदूर और कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर पे बच्चा इनके ऑनलाइन क्लासेज ले रहा है। तो इन लोगों ने तो भारत की राज शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन लाए, क्रांति लाई। ये यूट्यूब के, जिनको यूट्यूबर टीचर कहा जा रहा है, इन लोगों ने क्रांति लाया है कि सस्ती शिक्षा को हमारे घर तक पहुंचा दिया, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब तो ये डैमेज कंट्रोल के लिए किया गया कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। ध्यान डाइवर्ट रहा 2 महीने तक, 1.5 महीने तक करीब लोग पटना में यहां वहां उलझे रहे। उसी बीच में काकरोच जनता पार्टी का उदय होता है। नहीं, इसके पीछे का एक कारण और भी सामने आया है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे, बिल्कुल, उन्होंने जो बच्चों को एक कॉकरोच कहा, परजीवी कहा, और यही एक बहाना मिल गया कि भाई हमें कॉकरोच कहा जा रहा है, और इसी को मुद्दा बना कि ये जो पार्टी बनी कॉकरोच जनता पार्टी, और उसी कार्यकाल में ये नीट का पेपर लीक हुआ तो उन्हें एक आग में घी का काम किया और उन्हें एक और मुद्दा मिल गया, और ये जो आंदोलन खड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं शुरुआत वहीं से होती दिखाई दे रही। और इस तरह से जैसे कॉकरोच कहा जाता है या 2 टके के यूट्यूबर कहा जाता है, इस तरह की जो भाषाएं, तो उसमें जो यंग जनरेशन में नाराजगी दिखाई देती है इस बात को लेकर। बिल्कुल। तो अब सीजीआई सूर्यकांत जी ने, उन्होंने एक पिटीशन पे विचार करते हुए उसको सुन रहे थे, पिटीशन, उस पर उन्होंने बोला था। और विषय क्या था कि एक वकील सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन किया था कि मुझे सीनियर वकील का दर्जा दिया जाए, और वो बहस करने लगा। उसी पर वो बोल दिए कि आजकल जिसके पास कोई काम नहीं है वो कोई भी सोशल एक्टिविस्ट बन जा रहा है, वकील बन जा रहा है, पत्रकार बन जा रहा है। काकरोच की तरह ये लोग कहीं भी फैले हुए हैं। तो जिसके पास कोई काम नहीं, इसका मतलब आप बेरोजगारों को काकरोच बोल रहे हैं। और अभिजीत दीप के उसमें बोस्टन विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे विदेश में, वहीं से उन्होंने काकरोच पकड़ लिया और भाजपा को बहुत पीछे ढकेल दिया था। उनके जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ने लगे, उसमें बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया। बीजेपी को लगा कि इंस्टाग्राम ये बच्चों का मंच होगा, उसको बहुत हल्के में ले लिया, हल्के में ले लिए। और उनकी बढ़ती संख्या, और सबसे ज्यादा भद्दपटी है इस दौरान जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, उनको भगा दिया गया। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट जो स्थल था, प्रदर्शन स्थल, वहां जाने ही नहीं दिया गया किसी भी बाहर के। तो देखा जाए तो ऐसा नहीं हुआ कि जो गोदी मीडिया के खिलाफ जो माहौल बना है, तो भाजपा का जो तंत्र था, जो एक अवैध किले की तरह भाजपा को सुरक्षित करती थी, गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, वो ध्वस्त हो गया, ऐसा नहीं लग रहा? पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, एकदम धूल धूसरित हो गया। और यही तो गड़बड़ हुई कि अंजना आई थी डिफेंड करने के लिए कि नीट नीट कर रहे हैं ये 2 टके के, जो 2 कौड़ी के यूट्यूब वाले टीचर हैं, ये सब लोग गड़बड़ करते हैं। लेकिन उसको खान ने, फिर बाकी टीचर्स ने ऐसा पकड़ा कि अंजना की बोलती बंद हुई। अंजना ने फिलहाल सुना था कोई केस वगैरह किया हुआ है मानहानि का, क्योंकि इन्होंने तो नाम बिना लिए बोला था। खान ने जब बोलना शुरू किया तो लपेट दिए पूरा, अंजना के एकदम कपड़े उतार दिए सारी। एक महिला के लिए इस तरह का शब्दों में प्रयोग कर रहा हूं। कपड़े उतारने से हमारा अर्थ होता है कि बेनकाब कर देने का। अंजना को बेनकाब किया, अंजना की बोलती बंद हो गई। और फिर तो ये बात फैलने लगी, सारे टीचर्स ने मोर्चा खोला। उसी दौरान जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया। देखिए, ये भाजपा के खिलाफ बन रहे माहौल की बहुत सारी कड़ियां हैं, बहुत सारी। एक चीज और मैं आपको रोकना चाहूंगा। नीट का पेपर जब लीक हुआ और वो जब मुद्दा राष्ट्रीय लेवल पर जब चर्चा में था, आप देखेंगे कि उसी दौरान कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें ये जो एक बहुत बड़ा कारण बना है कि देश में जो छात्रों के बीच जो विरोध का माहौल बना है, तो उसमें सभी छात्र अब एक मंच पर आते दिखाई दे रहे हैं। और एक बात इसमें यह है कि
वैसे देखा जाए तो जितने भी शिक्षा संस्थान हैं उस पर संघ ने अपने प्रमुख लोगों को बिठाया हुआ है, लेकिन इस तरह से जो पेपर लीक हो रहे हैं तो इस पर ये क्यों ध्यान नहीं दे पाया, और इसकी वजह से इसका सीधा सीधा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा अभी आने वाले भविष्य में भी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम यह नहीं कर सकते और यह है भी नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या धर्मेंद्र प्रधान ने आके पेपर लीक करवाया, लेकिन ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। आज नीट का पेपर एक गवर्नमेंट कॉलेज से या किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने के लिए आप ये मान के चलिए कि बहुत अच्छा, अगर नवी मुंबई का डीवाई पाटिल कॉलेज है, अगर यहां से कोई एमबीबीएस करना चाहे तो 10 करोड़ रुपए मेरा अंदाज लग रहा है, ऐसी चर्चा, 10 करोड़ रुपए एमबीबीएस का। उससे अच्छी पढ़ाई होगी अगर किसी का केईएम में एडमिशन हो जाएगा। तो जो नीट के पेपर में खेल चल रहा है बस यही है कि पेपर लीक करो, अपने चहेते बच्चों के मार्क बढ़ जाए ताकि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, इतना पैसा बच जाए। अब 10 करोड़ रुपया जहां खर्च हो रहा है तो आदमी 5 करोड़ रुपया तो खर्च कर ही देगा आराम से पेपर खरीदने के लिए, और ये करोड़ों में ही सौदा हुआ है। आप सबसे बड़ी बात कि सर धुना जा रहा है दिल्ली में जंतर मंतर पर, लेकिन दीपक के नीचे अंधेरा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। सारे आरोपी महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र की सरकार चाहती थी एक उदाहरण सेट कर देती, न जंतर मंतर किसी को जाने की जरूरत थी, सिर्फ योगी को फॉलो करने की जरूरत थी। उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया होता, उनकी प्रॉपर्टी सीज कर ली होती, और विधानसभा में बिल बना के इनके ऊपर कड़ी सजा का प्राविधान कर नहीं, लेकिन शुरू में उन्होंने तो ये माना ही नहीं कि ये पेपर अंदर से लीक हुआ है। अभी इसका निर्णय आया कि एनटीए के लोगों ने ही ये पेपर लीक हुआ है, वरना अगर शुरू में ही ये जैसा आप कह रहे हैं कि शुरू में अगर कार्रवाई हुई होती तो ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता। हाँ बिल्कुल, उसी समय इनको कर देना था आंदोलन। वो लोग डिक्लेयर किए एक हफ्ते की तैयारी के बाद, उसी समय आप चाहते। हुआ क्या कि सरकार ने बहुत हल्के में ले लिया इनके आंदोलन को। इनको ये उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल पे बात चली जाएगी। इनको लगा 2-4 हजार लोग इकट्ठे हो जाएंगे, देखेंगे क्या करते हैं। वो तो जब उन्होंने काल दे दिया कि हम सज जाएंगे, तब आप गोली चला रहे हो, प्लेनेट गन चला रहे हो, पानी की फव्वारे डाल रहे हो, और बच्चे, मतलब वो दृश्य भूलेंगे नहीं कभी कि एक बच्चा खड़ा होकर रोड पे बोला और मारो। और कुछ बच्चे अभी जब उनको नाम ही, उनको ब्रांड मिल गया है जंजी का, तो जाके पुलिस वालों से बोल रहे हैं अंकल गोली है कि नहीं आपकी राइफल में। अपना आया हुआ खाना भी उनको खिला रहे हैं, उसके मीम बन रहे हैं, मतलब एकदम फजीहत कर डाले। और सरकार बोल रही है कि वो संसद पे आ रहे थे इसलिए हमने पुलिस बल का इस्तेमाल किया। तो संसद पे आने की नौबत ही क्यों आई? आप खुद चले गए होते उनके पास। ये एक बड़ी चूक नहीं लगती है भाजपा की कि उन्होंने बच्चों पर बल प्रयोग किया? बिल्कुल, पैलेट गन चलवाए, यहाँ तक कि AK-47 की गोलियां चलवाई, हमने देखा वीडियो में। AK-47 तो बिहार में चली। हाँ, बिहार में चली, वो भी छात्रों के आंदोलन पे ही चली बिल्कुल है। छात्रों के आंदोलन पे देखा जाए तो वो भी बहुत ही गंभीर बात है कि छात्रों के आंदोलन पे इस तरह से गोली चलाना, वो तो कोई ऐसे उग्र आंदोलन। ये दो बातें हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अगर जो पेपर लीक के आरोपी हैं उनके साथ योगी जी के जैसा कर दिया होता, मतलब घरों पे बुलडोजर चलवाना, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना, उनकी फोटो के इश्तहार लगवा देना, तो बेशक बहुत सरकार फायदे में रहती। महाराष्ट्र सरकार फायदे में रहती, केंद्र को भी इसका फायदा मिलता कि सख्त कानून। वही योगी जी को कॉपी करने के चक्कर में सम्राट चौधरी फंस गए। एक लड़का भरत तिवारी, वो क्रांतिकारी स्वभाव का था, गरीबों के हक के लिए लड़ रहा था। एक बार पिस्तौल निकाल लिया उसे पुलिस के सामने। अब सम्राट चौधरी को लगा किसको निपटाना चाहिए, उन्होंने आदेश दे दिया। नहीं भी आदेश दिया, किसी ने भी दिया होगा, तो आपने एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब आपका ही आदेश माना जाएगा। अभी भी शायद एक STF के जवान की गिरफ्तारी हुई जिसने शूट किया था, बाकी सारे ऑफिसर बचे हुए हैं। सबसे दोषी वहां का SDM जिसने 2 दिन पहले भरत को मारा था, उसके बदले में उसने अपनी चैन बेच करके खरीदा था पिस्तौल। उस SDM पे कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि बेसिक में SDM ही एक बड़ा अथॉरिटी होता है तहसीलों में, जिसके पास विकास का पैसा आया था कि उन विस्थापितों के लिए व्यवस्था करनी थी और किया नहीं था। भरत बार बार जाता था उसके पास रिक्वेस्ट करने। एक दिन उससे 2-4 पुलिस वालों को बुला के 2-4 लोगों को बुला के पिटवा दिया। उसी आक्रोश में भरत ने पिस्तौल खरीदी और वो पिस्तौल 2 दिन बाद उसके लिए काल हो गई। तो वो गले पड़ गई सम्राट चौधरी के। एक भरत तिवारी
पहले इनकाउंटर बोले, पहले बोले मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मतलब स्टैंड ही नहीं क्लियर कर पाए। योगी का तो स्टैंड क्लियर है, किसी का इनकाउंटर हुआ तो सीधा हाँ हुआ है इनकाउंटर, जो गलती करेगा उसके साथ यही होगा। अब ये बोले नहीं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसके इलाज की प्रक्रिया चालू है, अगले दिन सुबह पुलिस उसको ठोक देती है। तो पुलिस ने मार दिया तो आपको गिरफ्तारी कराना चाहिए उन अधिकारियों की। अब वहां पुलिस के मोरल न डाउन होने, लिपापोती कर रहे थे। पुलिस का मोरल न डाउन होने पाए। अब पुलिस का मोरल बचा रहे हो, आपका मोरल निपट गया इसी में। और आज जो प्रशांत किशोर जीते हैं पटना का चुनाव, उपचुनाव, उसके पीछे सबसे बड़ा रोल है जो भरत तिवारी एनकाउंटर, कथित रूप से भरत तिवारी का जो एनकाउंटर है, लोग उसको मर्डर कह रहे हैं क्योंकि वहां उसकी मूर्ति लगाने की बात चल रही है, वहां उसकी याद में शोक सभाएं हो रही, बड़ी बड़ी पंचायत हो रही है। तो आप एक बात समझिए, जो प्रशांत किशोर की जीत हुई, हम इस जीत को तो उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते दतिया की, लेकिन प्रशांत किशोर की जो जीत है, अब देखिए प्रशांत किशोर करते क्या है इस पर। मैंने देखा है एक चुनाव, उपचुनाव है ये, 85-6 की बात होगी, प्रयागराज में, मैं स्कूल में था उस समय, प्रयागराज में अमिताभ बच्चन सांसद थे और बोफोर्स कांड में उनका नाम आ गया था, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था और पॉलिटिक्स से निकल गए थे। तो उस सीट पे उपचुनाव हुआ था जिसमें वीपी सिंह विपक्ष का तीसरा मोर्चा बना था, उसको उम्मीदवार थे। बीजेपी कहीं थी नहीं, बीजेपी भी उसी मोर्चे में ही शामिल थी, वीपी सिंह वाले मोर्चे में। और कांग्रेस से सुनील शास्त्री थे उम्मीदवार, जो लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र थे, बड़ी अच्छी छवि के। और बहुजन समाज पार्टी उसमें ग्रो कर रही थी, तो काशीराम जी वहां उम्मीदवार थे। काशीराम जी ऐसी प्रमुख सीटों पे चुनाव लड़ा करते थे, जहां भी चुनाव हो, उपचुनाव हो, और खासकर बड़ी सीटों पे चुनाव लड़ा करते थे, वो काशीराम जी चुनाव लड़े थे। उस चुनाव को काफी करीब से मैं देखा था, 9th में था मैं उस समय, लेकिन राजनीतिक चेतना थोड़ा जागृत हो गई थी, सिर्फ अखबार ही पढ़ा करता था उस दौरान। तो काशीराम जी उसका नारा था कि मुझे वोट नहीं तो चलेगा, लेकिन 1-10 रुपए के नोट चाहिए। तो सारे सागर पेशा लोग, झोपड़ियों में रहने वाले, रेलवे लाइन के किनारे रहने वाले, रिक्शे चलाने वाले, रेहड़ी चलाने वाले, ये सारे लोग उनको पैसे दे रहे थे। और बीपी सिंह के चुनाव प्रचार में पूरा देश उतर गया था प्रयागराज में। हरियाणा से देवीलाल जी, कर्नाटक से रामकृष्ण हेगड़े, उत्तर प्रदेश के सारे चंद्रशेखर जी, उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में चंद्रशेखर जी। जबकि ये वही दौर है जब बहुत सारे नेताओं को का उदय हुआ, मतलब वो रहे होंगे, विधायक वगैरह रहे होंगे, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में या कम से कम राज्य की राजनीति में उनका नाम पहली बार आया। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, और उत्तर प्रदेश में ही ये अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह। पहले सारे लोग बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाते हैं, फिर अपने अपने क्षेत्र में विधानसभा के भी चुनाव थोड़े दिन बाद होते हैं। लालू को बिहार मिल जाता है, मुलायम सिंह को उत्तर प्रदेश मिलता है। मुलायम सिंह को उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह से कंटेस्ट करना पड़ा, सदन में शक्ति प्रदर्शन हुआ, मुलायम सिंह जीत गए, मुलायम सिंह के हाथ में सत्ता गई। ऐसे ही नीतीश से लालू प्रसाद यादव का हुआ था, जिसमें लालू प्रसाद यादव के पक्ष में लोग गए। वेस्ट बंगाल से ममता जी उसमें कांग्रेस में थी, वेस्ट बंगाल में ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे सीपीएम के, वो इस फ्रंट में थे। आडवाणी जी खुद इस फ्रंट में थे, भाजपा भी, वो बीपी सिंह उसमें चुनाव लड़े थे, वो जन मोर्चा एडहाक पे बनाया गया था, बाद में उसका नाम रखा गया जनता दल। तो भाजपा समेत हर स्टेट की सारी पार्टियां उसमें, सारी पार्टियां उसमें शामिल थी। महाराष्ट्र की शिवसेना थी, क्योंकि भाजपा के अलायंस में थी तो शिवसेना महाराष्ट्र की थी। कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश का एक अम्ब्रेला बना हुआ था बीपी सिंह के नेतृत्व में। बीपी सिंह पीएम बने। अब भाजपा, चूंकि भाजपा के का जो अभी चरित्र दिख रहा है, भाजपा की जो अभी चालबाजियां हैं कि किसी का सपोर्ट लेना फिर उसको कमजोर करना, किसी के भी साथ जाना तो उसको कमजोर करना, चाहे उद्धव ठाकरे हो, अजित पवार हो, नीतीश कुमार हो, जो भी इनके करीब गया, कुछ दिन तक नवीन पटनायक रहे, उनका हश्र कि साफ हो गए। आज बीजेपी की सरकार है। उस समय भी बीजेपी ने बीपी सिंह को प्रधानमंत्री तो बना दिया आडवाणी जी ने, अटल जी आडवाणी जी दो चेहरे थे।
और 4-5 लोग, सिकंदर वक्त, मुरली मनोहर जोशी, भैरव सिंह शेखावत, सुंदरलाल पटवा, ये सब सेकंड लाइन के नेता होते थे। उस समय बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनवा दिया और अटल जी राम रथ यात्रा लेके निकल गए। अब बीपी सिंह को लगा कि ये तो राम रथ यात्रा लेके निकल रहे हैं, हिंदुओं में मजबूत हो जाएंगे, तो बीपी सिंह ने उसी समय एक बहुत घातक फैसला लिया, लेकिन ले लिया, मंडल कमीशन लागू करने का। अब पूरे देश में आग जलने लगी, पूरा देश, लड़के, उस दौरान में दिल्ली गया था, 15 अगस्त या 26 जनवरी था, इन दोनों त्योहारों में दिल्ली जाया करता था। कोई था वो त्योहार बीतने के 10-12 दिन बाद अचानक पूरी दिल्ली में यहाँ लड़का जल रहा है, वहां लड़का जल रहा है, बसों को फूंक रहे हैं। 15 दिन तक पूरी दिल्ली नहीं, पूरे देश में ये आग जली कि, और वो शांत कब हुई? क्योंकि इन्होंने आरक्षण लागू किया और आडवाणी जी घूम रहे हैं। वो आडवाणी जी को लालू ने गिरफ्तार कर लिया बिहार में, और बीजेपी ने बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया, बीपी सिंह की सरकार गिर गई। फिर रातों रात कांग्रेस ने फैसला लिया कि चंद्रशेखर के नेतृत्व में हम दूसरी सरकार बनवाएंगे, क्योंकि कांग्रेस तुरंत चुनाव के लिए तैयार नहीं थी। तो चंद्रशेखर के नेतृत्व, चंद्रशेखर के पास 40 के करीब सांसद ही थे, मेरा अंदाज है, जो मुझे ध्यान आ रहा है, बहुत कम। वो भी 40 उनके नहीं थे, उनके तो, उनका ऐसा स्वभाव था कि वो अकेले ही सांसद हुआ करते थे, लेकिन 40 सांसदों का समर्थन उनको प्राप्त था। फिर भी कांग्रेस उनकी सरकार बनवा दिया, सरकार चली, थोड़े समय बाद सरकार गिर गई। तो उस समय जो बीजेपी करती थी कि बीपी सिंह की सरकार बनवाए, बीपी सिंह की सरकार गिरा दी। तो मैं बात कर रहा था प्रयागराज के उस चुनाव की। एक उपचुनाव में, लोकसभा का चुनाव था, एक उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी या सारे लोग मिल करके बीपी सिंह को चुनाव जिताए, तो वहां से पूरे देश को प्रयागराज से उम्मीद हो गई कि ये व्यक्ति लीड कर सकता है। बीपी सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था। उसके पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने उनके बड़े भाई का डकैतों ने मर्डर कर दिया, तो वो संभवतः जज थे, उनका मर्डर कर दिया था। उस कि मैं अपने भाई को नहीं बचा सका, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। ऐसा उदाहरण अभी नहीं मिल सकता, कुछ भी हो जाए, कोई इस्तीफा वगैरह नहीं देता। इस्तीफे आडवाणी तक, वो उनके नीतीश कुमार तक का इस्तीफा मुझे मालूम है कि रेलवे में थे, कुछ बड़ी दुर्घटना हो गई तो इस्तीफा दे दिए। पहले हो जाता, तब कोई इस्तीफा नहीं देता। अब तो सीधा बीजेपी के लोग कह दिया हमारे यहाँ इस्तीफा वगैरह नहीं होता। वो तो अलग बात है कि बच्चों ने ले लिया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो उस चुनाव को हम याद करते हैं, और आज का बांकीपुर का चुनाव। अभी जो जैन जी की जो पीढ़ी उभर कर आई है, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के खिलाफ जाती दिखाई दे रही है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य में भाजपा को, ये युवा पीढ़ी है, उनका समर्थन मिल पाना मुश्किल है अभी। फिलहाल तो इस समय अगर 6-7 महीने, 8 महीने या 1 साल के अंदर कोई चुनाव हो जाए, तो ये जन जी भाजपा के साथ नहीं है। लेकिन लिया जा सकता, किसी भी वर्ग को अपने साथ जोड़ा जा सकता है, उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। आरएसएस ने शुरू कर दिया है काम, आरएसएस ने काम शुरू कर दिया है। मोदी जी भी इंस्टाग्राम पे रील वगैरह डालना शुरू कर दिए हैं, और बड़ा बखान किया जा रहा है कि इतने मिलियन व्यूज आए, इतने बिलियन व्यूज आए। तो अब समझ में आ गया कि बिना इंस्टाग्राम, चूंकि इन लोगों ने, इनकी ताकत का एहसास किसी को क्यों नहीं हुआ कि जंतर मंतर पे रात दिन काम कर रहे हैं, उनकी रीलें जा रही हैं। लेकिन जैसे कि भाजपा की ट्रोल आर्मी, देखा गया है कि जो भाजपा की ट्रोल आर्मी है ये, या फिर मीडिया वाले हैं, वो इन बच्चों का चरित्र हनन करते दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती है, यहाँ तक कि टीवी डिबेट में भी बच्चों के खिलाफ कई बातें की जा रही हैं। तो ये, इसका खामियाजा सीधे सीधे बीजेपी को ही होने वाला है। अब आप देखिए, बीजेपी के पास तो बहुत बड़ी यंत्रणा थी उसकी, आईटी सेल। अमित मालवीय बड़ा चेहरा है, वो उसका आईटी सेल का हेड है। इस तरह की हर जिले में, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक तक इनकी इकाइयां हैं आईटी सेल की। लेकिन जंतर मंतर प्रदर्शन में फेल हो गए, और इतनी बुरी तरह फेल हुए कि उनका जवाब ये लोग नहीं दे पाए। और जवाब दिए तो ऐसा जवाब दिए कि पब्लिक की नजरों से उतरने वाला, उल्टे सीधे ही जवाब दिया इन्होंने। एक भी, मतलब उनको आतंकवादी बोलना, गुंडे बोलना,
और नेगेटिव चीजों पर ही फोकस रखना। पत्रकारों को क्यों मार के लोग भगा रहे थे कि पत्रकार वहां खड़े हैं दिन भर, बस सिर्फ ये विजुअल मिल जाए, ये फुटेज मिल जाए कि लड़के पत्थर मार रहे हैं, लड़के पुलिस वालों को मार रहे हैं। इसी फुटेज के इंतजार में 2-2 3-3 दिन तक बैठे हैं। जब बच्चों को पता चल गया तो पहले इनको ही मार के भगाओ। उनको लगा ना कि ये विजुअल कहाँ से मिले, तो पता चला वहां वो खड़ा था टीवी वाला, तो अभी इनको आना ही नहीं है। तो जब बच्चों ने इंस्टाग्राम पे अपने को फैलाया और उनका रिस्पांस आने लगा, तो सरकार को लगा नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर भी अपने को होना चाहिए। इसलिए अभी तो भाजपा के सारे लोगों को इंस्टाग्राम के लिए निर्देश हो गया कि रहिए और उस पर टेम्पो हाई कीजिए। तो भाजपा का आईटी सेल यहाँ एकदम से फेल हो गया, जवाब ही नहीं दे पाया इनको। और जवाब सबसे बच्चे प्रशिक्षित बच्चे नहीं, सारे बच्चे प्रशिक्षित, तो उनकी लीडरशिप जो थी कांग्रेस जनता पार्टी की, वो सारे ट्रेंड लोग और क्वालिफाइड लोग, वो जो बात रखते थे कोई जवाब दे ही नहीं पाया बीजेपी का। ट्रोल आर्मी जाने दीजिए, आईटी सेल जाने दीजिए, किसी बड़े नेता ने भी जवाब नहीं दिया। दिए क्या, उठपटांग बोले लोग, दिल्ली से दूर कहीं जाके कुछ भी उठपटांग बोल दिए। और मैं आपको बताऊं मोहिन भाई, ये तो निपट गया, सस्ते में निपट गई बीजेपी। अगर थोड़ा और लंबा चल गया, चाल चले ऐसा नहीं है, सोनम वांगचुक को पटा लिए, उसका अनशन तोड़वा दिए, इनको लगा 2-3 दिन में निपट जाएगा मामला, उसके बाद तो और भी आक्रोशित हो गया। तब इनको मजबूरी में जब इस्तीफा दिला ही दो, इस्तीफा दिलाए, उसके बाद से मोदी जी उस दिन रोए नहीं थे बस, बाकी तो लेट नाइट आया था उनका इंस्टाग्राम पे पोस्ट, बहुत बहुत ज्यादा दुखी थे। दुखी होना भी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उतनी संवेदना उनके अंदर है तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद तो 2-3 वीडियो आए उनके उसी फॉर्मेट में, तो समझ में आ गया कि ये इंस्टाग्राम इनका पसंदीदा प्लेटफॉर्म हो गया है। लेकिन देखा जाए तो जो भाजपा की सरकार इन दिनों जिस तरह के निर्णय ले रही है, आपको नहीं लगता कि कोई ठोस उपाय करने की बजाय कुछ और तरीके से वो अपनी राजनीति चला रहे हैं, या लिपापोती करना, या सिर्फ सोशल मीडिया पर आकर बयान देना, लेकिन जो व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जो ठोस निर्णय लेने हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी, हमने भी वोट दिया है बीजेपी को। कभी भाजपा के लोगों के बीच में अगर किसी बात का विरोध किया तो आप भाजपा का विरोध करो, प्रधानमंत्री का या किसी मुख्यमंत्री का विरोध करो, तो तुरंत आपको खारिज कर देंगे कि आप समाज के हो ही नहीं, आप समाजद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो, देश के सबसे बड़े दुश्मन आप ही हो। सीधा तुरंत ये मोहर लगा दी जाएगी, आप इनकी खिलाफत कर ही नहीं सकते। इन बच्चों के साथ भी यही किया जा रहा है, बच्चों के भी साथ यही किया, उन्हें भी देशद्रोही कहा जा रहा है। देशद्रोही नहीं, कुछ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स को बीजेपी आगे कर रही है और वो आकर के पॉडकास्ट कर रहे हैं लंबे लंबे, और बोल रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं किया गया, इनको तो इनके घुटने तोड़ देने चाहिए। दिल्ली पुलिस का एक रिटायर्ड एसीपी, वो बोला फिर हमको गन दिया क्यों जाता है अगर हम गोली नहीं चलाना है तो? हम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के उस एरिया के एसीपी रहे और बहुत मारा है बच्चों को हमने। मतलब ये काम नहीं कर सकते कि बच्चों का एक मांग पत्र है, जो ज्ञापन है, जाकर के एक आदमी तुम्हारा ले ले, वो नहीं तुम कर सकते, मारोगे। मैं आपको बताऊं, उस समय भी सेम इसी पैटर्न से बीजेपी की, कांग्रेस की सरकार गई थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह आए थे, सेम ऐसे। बेईमान है कांग्रेस, बेईमान है कांग्रेस, पूरे देश में परसेप्शन बन गया। बीपी सिंह घूम घूम के लगे प्रचार करने। काश प्रशांत किशोर निकल गया इनके खिलाफ, इनका बहुत नुकसान हो जाएगा। अपने को साबित भी कर दिया, उसे नितिन नवीन की सीट पे हराया है, मतलब वो खुद राष्ट्रीय लेवल का है वो। तो क्या लगता है कि ये एक बहुत बड़े बदलाव की एक बिल्कुल आहट है, आहट है। ये समझिए कि इनके पतन का नारियल फूट गया है। हमें सिर्फ मतलब इतना सख्त नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पत्रकार के साथ साथ एक वोटर भी तो हैं यार हम लोग। किसी को वोट दिया है, नहीं दिया है, सपोर्ट किया है, और उसको गलत करते हुए देखेंगे तो गुस्सा तो लगेगा। अब हर पार्टियों में अपने दोस्त हैं, किसी बीजेपी वालों को सपोर्ट किया चुनाव में कि जीत जाएगा, क्षेत्र का कुछ काम करेगा, मुझे भी फक्र होगा कि मेरा दोस्त है। वो उसको गलत काम करते देखने से क्या होगा, गुस्सा लगता है तो बोलेंगे ही। तू नाराज हो जाए, तेरी पार्टी नाराज हो जाए, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ही। एक चीज और भी, अब इन दिनों जो राजनीति में लोगों में जो नाराजगी देखने को मिल रही है कि भाजपा स्थानीय पार्टियों को तोड़ती है
और उनके जितने भी दागी नेता हैं उन्हें अपने पार्टी में लेके उन्हें बड़े बड़े पदों पर बिठाती है। बिल्कुल। और जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने प्रचार किया है, जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं, उन लोगों को अपने पार्टी में शामिल किया है या अपने गठबंधन में शामिल किया है और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया है। तो जनता में एक बीजेपी की एक छवि भी इस तरह से अलग बन गई है कि भाई पहले तो आप इनके खिलाफ थे, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप करते थे, इनके ऊपर कई तरह के आरोप करते थे, और अब उन्हीं को आप अपने बगल में बिठाए हो और उनको ऊपर बड़े बड़े पदों की जिम्मेदारी दी जा रही है उनको। तो इसकी वजह से भी एक जनता में एक उनका परसेप्शन अलग बन रहा है। 17,000 करोड़ या 70,000 करोड़ ऐसे ही आंकड़ा है। प्रधानमंत्री जी बड़ी रैली में, एमपी में रैली थी शायद, बड़ी रैली में अजित पवार के ऊपर हमला किया। 70,000 करोड़ 70,000 रुपए सिंचन घोटाला, 70,000 करोड़ का आरोप। सिंचाई विभाग में, वो सिंचाई विभाग के मंत्री थे। नहर बनाना और ट्यूबवेल लगवाना, ऐसा बड़े प्रोजेक्ट पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, उसमें आरोप था अजित पवार जी के ऊपर। जिस दिन प्रधानमंत्री जी बोले कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और एक एक रुपया वसूल के छोड़ेंगे हम, 2 दिन बाद ही अजित दादा महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। आप इसको अभी जो बोले ना कि दूसरी पार्टी के लोग आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो कहावत है, मतलब मीम की लैंग्वेज में, कि भाजपा के वॉशिंग मशीन हो गई। नहीं, इसी तरह से आसाम के मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा, कांग्रेस के अच्छे कांग्रेस नेता में थे वो। बहुत बड़े नेता थे, और उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप थे। कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित किया था और उसको बीजेपी में शामिल हो गए, तो अब वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बहुत सारे लोग तो ईडी के डर के मारे इनके यहाँ आए हैं, ईडी के डर के मारे कि ईडी का नोटिस गया या कुछ गलत कर रहा है तो आगे ज्वाइन कर, नहीं तो पता चला उठा ले जाएगा। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो लोग दागी लोग हैं, दागी लोगों को और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना और उन्हें बड़े पदों पर जिम्मेदारी देना, इससे बीजेपी की छवि धूमिल हो रही है। नहीं, उनको छवि की परवाह ही नहीं है बिल्कुल। भाई तो आज पहली बार प्रधानमंत्री 2014 हुए थे प्रधानमंत्री, तब मुझे लगता था कि छवि की बात है। अभी छवि वगैरह कुछ भी नहीं रह गई है। बिहार के चुनाव में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए, यहाँ के चुनाव में 3-3 हजार रुपए महिलाओं के खाते में, और चुनावी प्रक्रिया के दौरान विपक्षी जाएगा फोन करने चुनाव आयोग में, कोई शिकायत करेगा, सुनवाई ही नहीं होगी। चुनाव डिक्लेयर होने के दौरान भी खटाखट खाते में पैसा आ रहा है। अब ये तो छवि तो यही खत्म हो गई। नहीं, सांसद भी खरीदे जा रहे हैं, सांसद भी खरीदे जा रहे हैं, विधायक खरीदे जा रहे हैं, 50 खोखे नारे लगने लगते हैं जिन सांसद। अब आप समझो कि सरकार चल रही, इसके बावजूद भी तोड़फोड़ की प्रक्रिया जारी है। उद्धव के सांसद आने चाहिए, शरद पवार के आने चाहिए, ममता बनर्जी के सांसद आने चाहिए, केजरीवाल के राज्यसभा के जितने थे साफ कर दिए गए। इसके बावजूद भी महत्वपूर्ण बिल जो है आप नहीं पास करवा पा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का बिल आपका गिर गया। अभी इस समय सरकार का लक्ष्य है परिसीमन, SIR, इन सारे बिलों को पास करवाना, और संसद में अभी भी अभाव है, जो संख्या बल है उसकी पूर्ति हो नहीं पाई है। इस पूरे राजनीतिक माहौल में क्या लगता है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है और जो जेनजी है वो राहुल गांधी से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं या उनकी ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं? जिस तरह से राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले छात्रों के साथ एक संवाद कार्यक्रम रखा था, छात्रों की गूंज, जिसमें पूरे देश भर में उन्होंने एक अभियान चलाया, लोगों से बातचीत की, छात्रों के साथ खास करके उन्होंने बातचीत की या उनके साथ संवाद किया। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो जेनजी का आंदोलन है या जो भी है, उसका कांग्रेस को फायदा या राहुल गांधी की छवि को फायदा हो रहा है। अब आपको बताऊं, ये छात्रों की गूंज आपने बताया तो मुझे याद आया, 3 दिन पहले मीरा रोड के में अपने मित्र हैं मुजफ्फर भाई, उनके क्लब में छात्रों की गूंज जो प्रयागराज में कार्यक्रम चल रहा था उसका लाइव प्रक्षेपण किया गया था। 300-400 बच्चे भी आए थे, मीडिया के लोगों को भी बुलाया गया था। मैं वहाँ का विजुअल देख के खुश हो गया कि मैं वहीं एक इंटर कॉलेज में पढ़ता था, उसी के ठीक सामने, मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रयागराज में पढ़ता था, उसके ठीक सामने KP कॉलेज है, उसी के ग्राउंड में ये हो रहा था। तो देख के तो अच्छा लग रहा था, लेकिन शाम को जब उसकी न्यूज़ देखने लगा तो मुझे बहुत कोफ्त हुई। वहाँ पे पानी डाल दिया गया था उस ग्राउंड में, उस ग्राउंड को गीला कर दिया गया था, परमिशन नहीं दी गई थी। एक दिन पहले किसी तरह बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली राहुल।
उस कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए। और अच्छी भीड़ आई और बहुत सारे पीड़ित बच्चों को स्टेज पे बुला करके राहुल गांधी ने उनसे सीधा संवाद किया। और आपको बताऊं, जंजी राहुल गांधी की तरफ मजबूती से अट्रैक्ट हो रहा है। और बीजेपी ने, चूंकि बीजेपी में लीडरशिप का अभाव है, पूरा का पूरा फोकस दो नेताओं पर है, तीसरा कोई है नहीं। और तीसरा अपने को कोई मान लेता है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मान लेते हैं, यूपी में योगी आदित्यनाथ मान लेते हैं। इसके बाद आप पूरे देश में भाजपा का कोई नेता देख नहीं सकते। अब जंजी को पटाने कौन जाए, जबकि इनके पास ऐसे बात नहीं थी कि बच्चों की कमी थी। तेजस्वी सूर्या इनके पास एक प्रतिभाशाली लड़का था, बहुत सारी लड़कियां चुन के आई हैं सांसद, लेकिन किसी को लगाएंगे ही नहीं कि अगर इसको काम पे लगाया तो हीरो बन सकता है। नहीं, लेकिन देखा कि उनके कुछ सांसद भी हैं जो ऊट पटांग बयान देते हैं, जैसे कंगना रनौत की बात कर ले तो ये ऐसी ऐसी बातें कर लेते हैं कि जिसका वजह से बीजेपी को ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये सब रखे उसी लिए गए हैं, जैसे रवि किशन हो गया, मनोज तिवारी हो गया, ऐसे जो लोग ये सब रखे उसी लिए गए हैं। नहीं, लेकिन इसका निशिकांत दुबे, हाँ, झारखंड में इस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं निशिकांत दुबे। गिरिराज सिंह, जो दिल में आए वो बोल देंगे। तो लेकिन इससे तो बीजेपी को ज्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। मोहन भाई, रमेश भिधोड़ी नाम था उसका, शायद अगर मैं गलत नहीं तो रमेश भिधोड़ी दिल्ली का ही सांसद था। भरे सदन में उस सांसद का मुझे नाम नहीं गाली गलौज करते हुए दिखाई दे रहे। वो सांसद शायद समाजवादी पार्टी के नहीं, बसपा के सांसद थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, कोई मुस्लिम थे। गंदी गंदी गालियां दे रहा है संसद में, ए मुल्ले, ये मतलब पब्लिक फोरम पे बोला नहीं जा सकता इसे गंदे गंदे सब। कोई भी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हुई, जबकि मोदी जी हीरो बन सकते थे अगर उसके खिलाफ एक एक्शन ले लेते। लेकिन एक भी अपने किसी व्यक्ति को इन्होंने आज तक भ्रष्टाचार के आरोप में, दुराचार के आरोप में कहीं नहीं पकड़ा। आप बताइए, बहुत सारे सांसदों को, विधायकों को हम जानते हैं कि जो देखते ही देखते शिखर पे पहुंच गए। निश्चित है कि गलत रास्ते से ही वो आगे बढ़े हैं, लेकिन इनकी नजर उन पे नहीं। लेकिन एक उम्मीद थी कि भाजपा अगर सत्ता में आई तो भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा अंकुश लगेगा और देश में एक बड़ा बदलाव आएगा भ्रष्टाचार को लेकर। लेकिन देखा गया है कि भाजपा के राज में भ्रष्टाचार बढ़ा है, कम नहीं हुआ। तो इससे भी लोगों में एक नाराजगी है। बिल्कुल, भाजपा ने भ्रष्टाचार को एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, उद्योग। पहले, अभी आप बताइए, एंटी करप्शन की कार्रवाई कहां आप सुनते हैं? पहले पुलिस स्टेशन में, तलाठी ऑफिस में, पालिकाओं में, तहसीलों में एंटी करप्शन को लोग घुस घुस के पकड़ रहे हैं। अब कुछ अधिकारी हैं एंटी करप्शन में परिचित हो, लेकिन काम ही नहीं आ रहा, क्या करें? लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं। शिकायत हो जाएगी तो उसका जब तक हायर अथॉरिटी परमिशन नहीं देगा वो रेड कैसे करेगा? एकदम ठंडा पूरा वो, मतलब ये डिपार्टमेंट खत्म होने की कगार पे आ गया, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। तो मैं ये मान रहा हूं कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, ये सारे दुश्मनों को निपटाने के लिए है, गलत करने वालों के लिए नहीं है। गलत अगर विपक्षी कर रहा है तो उसके लिए है। क्या लगता है आने वाले दिनों में राजनीतिक क्या एक सिचुएशन बनेगी देश में? अगली बार कोई सरकार बनाता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है अगले चुनाव में। मतलब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत इस बार ही कहां मिला था स्पष्ट बहुमत? इस बार ही आप देखिए, पिछला चुनाव जब इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक ये दो फाइनल हो गए, उस ब्लॉक का नेतृत्व तो ऐसी चर्चा थी कि नीतीश कुमार करेंगे, इधर नरेंद्र मोदी। आप सोचिए कि बिना नीतीश कुमार के भी इंडिया ब्लॉक ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया। अगर नीतीश कुमार उधर रहे होते तो बीजेपी की क्या हालत होती? बीजेपी शायद सत्ता में नहीं आ पाती अगर नीतीश कुमार उधर रहे। देखा जाए तो नीतीश कुमार के बदौलत ही आज सत्ता में है। हाँ। क्योंकि उनके पास सिर्फ 240 सांसद है। सांसदों को जाने दीजिए, अगर नीतीश कुमार वहां रहते तो इंडिया गठबंधन की, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो आम पब्लिक ये जान गया कि इनके पास हम जिता भी देंगे तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नेतृत्व नहीं है। नीतीश अगर वहां रहे होते 50 के करीब सीटें उनकी ओर बढ़ जाती। तो अभी इस चुनाव में भी, क्योंकि
मतलब इतने जड़ हैं कि ये हिलेंगे नहीं। ऐसा भी नहीं कि अपना चेहरा हटा करके किसी और का चेहरा आगे कर दें। चुनाव नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। उन्हें आराम भी करने की आवश्यकता है। बहुत लंबे समय से वो, कई बार देखता हूं उनका हाथ हाथ वगैरह कांपता रहता है, तो उनको राष्ट्रपति ले लेना चाहिए, राष्ट्रपति बन जाए। हाँ, एक बात यह क्लियर है कि जो सूत्र हैं हमारे आरएसएस के करीब या भाजपा के, वहां से संकेत मिल रहा है कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में संकेत मिल गया है अमित शाह को। जबकि बड़ी चर्चा थी कि योगी जी आएंगे। हाँ, अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे, योगी को, देवेंद्र फडणवीस को, इन लोगों को सेकंड लाइन के लिए तैयार किया जाएगा। इनको केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। और वैसे भी अमित शाह प्रधानमंत्री सक्सेस तभी होंगे जब हर प्रदेशों में कोई उनसे टकराने वाला नहीं होगा। और ये दो चेहरे हैं जो टकराने वाले, तो इनको बुला के दिल्ली में ही बैठा ले। नहीं, ये तो तब होगा ना कि जब भाजपा सत्ता में आएगी। या फिर आप कहना चाह रहे हैं कि सत्ता तो तोड़ फोड़ करके बनाई जाती है। हाँ, नहीं, जैसे कि अभी तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं, चुनाव अभी हुए हैं, अभी तो लोकसभा चुनाव में काफी समय है। हाँ, तो क्या बीच में ही उनका इस्तीफा लेकर ये अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा या फिर अगले चुनाव में? योजना ऐसी ही थी। योजना, ये जेनजी वगैरह ने काफी कुछ गड़बड़ कर दिया, फिर प्रशांत किशोर ने भी गड़बड़ कर दिया भाजपा को लेकर के। इन लोगों ने भाजपा का बहुत नुकसान किया। नहीं तो भाजपा प्लानिंग में थी 2-3-4 स्टेट के प्रधानमंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को डिस्टर्ब करना है। राजस्थान, एमपी और बिहार के भी मुख्यमंत्री से नाराजगी है बहुत, क्योंकि एक तो भरत तिवारी कांड और दूसरे बांकीपुर नहीं जीत पाए आप, इतना सब कुछ होने के बावजूद। क्योंकि चुनाव आप हार गए तो जिम्मेदारी आपकी ये होती है कि जो भी संसाधन कम पड़ रहे थे आपको बोलना चाहिए था। 10-12 केंद्रीय मंत्री, 20-25 सांसद वहां लगे हुए थे, इसके बावजूद हार गए आप। तो क्या कमी रह गई थी, उसको बताए होते। इसके अलावा योगी, ये 3 स्टेट हो गए, राजस्थान, बिहार, एमपी, और 2 मुख्यमंत्री, और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये सब, वो दोनों तो परफॉर्मेंस के लिए हटाए जाएंगे, राजस्थान और एमपी। उन एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ पूरा भ्रष्टाचार का पिटारा ही खुल गया है। उन्होंने हजारों एकड़ जमीन अपने परिजनों को ही इसलिए दे दी, ऐसी जगह पे दे दी जहां से रोड निकलने वाली थी, बड़ा प्रोजेक्ट निकलने वाला बड़ा था। मामला वो भी सामने आया है। उसमें उनके पुत्र का नाम है, साढ़ू का नाम है, भाइयों का नाम है, तो उनकी विदाई की तैयारी थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भंवरलाल जी, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अच्छा। और सबसे ज्यादा तो आंखों की किरकिरी बने हुए हैं योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस। इन लोगों की भी परेड आए दिनों होती रहती है दिल्ली। तो इस बीच में यह था, ऐसी योजना सुनने में आ रही थी कि उनको राष्ट्रपति बनाने की, राजनाथ सिंह को, कि वो राष्ट्रपति बनेंगे और 2-3 और मंत्रियों को हटाया जाएगा। ये कांकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले ही उनकी विदाई की तैयारी थी भाजपा की, धर्मेंद्र प्रधान की। लेकिन उसी में लड़के चढ़ गए छाती पे, तो जबरन इस्तीफा देना पड़ा। बाकी उनको विदा करने की पूरी योजना थी पार्टी की कि उसी रिसफल में इनको निपटा देंगे। उसमें नाम सुना था उनका भी, जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनको भी विदा करना था। और ये अपने पीयूष गोयल के अपग्रेड होने की खबर थी, जो भाजपा के लोग आपस में चर्चा करते थे कि ऐसा होने वाला है। वैसे बीजेपी में तो कुछ लीक होता नहीं, इसीलिए कुछ प्लान बना। मुझे लग रहा है कुछ प्लान बनाते ही नहीं, बस जो लास्ट में कर दिए वही प्लान है। सरकार बनती हुई दिख नहीं रही आगे, क्योंकि इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। पूरा उत्तर प्रदेश यूजीसी को लेकर नाराज है। बिहार में यूजीसी तो था ही, भरत तिवारी आ गया। और यूपी और बिहार की जो तासीर होती है वही एमपी और राजस्थान में भी जाती है। महाराष्ट्र की राजनीति में भी बहुत बड़ा बदलाव होने के एक आसार दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब निर्णय हो रहा है कि शिवसेना किसे दी जाए, और लगभग ये तय हो गया है कि उद्धव ठाकरे को ही शिवसेना और उसका सिंबल सौंपा जाएगा। तो ये भी एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा करारा झटका होगा। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि ये सरकार भी गिर जाए, ऐसा लग रहा है। तो क्या बदलाव दिखाएगा, आपको क्या लगता है इसमें, कितना बदलाव दिखेगा इसमें?
अब देखिए, अभी तो मतलब ऐसा लग रहा था कि देवेंद्र जी को दिल्ली में कोई बड़ा पोर्टफोलियो दे के यहाँ एकनाथ शिंदे को बना देंगे। फिर बीजेपी के लोगों ने कहा बहुत मुश्किलों से मिली है भाजपा को सत्ता, हम लोग अपने ही पास रखेंगे, मतलब वो भले चले जाएं दिल्ली, हम मुख्यमंत्री का पद तो बीजेपी में ही रहेगा, एकनाथ शिंदे को नहीं देंगे। और झगड़े तो इनके यहाँ बहुत बढ़ गए हैं, और इस समय ऐसा लगने भी लगा है कि बीजेपी अब एकनाथ शिंदे को दूर करना चाह रही है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ की ठीक है, अभी कई जगह छोटे लेवल पे हैं, लेकिन झलकने लगा है कि बीजेपी अब इनसे दूरी बना रही है। और उद्धव के करीब आने की बात तो विधानसभा चुनाव के बाद में, ये महानगर पालिका का चुनाव जब चल रहा था उसी समय ऐसा लगने लगा था कि उद्धव से इनकी ठीक ठाक हो रही, न जाने कहाँ बात बिगड़ गई। सही आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर धनुष बाण शिवसेना टाइटल उद्धव को दे दिया तो बीजेपी चाहेगी कि उद्धव आए, उनकी ताजपोशी हो, उनके जो भी 2-4 मंत्री 6 मंत्री लेना हो ले लें, सरकार में शामिल हो और जुड़े रहें। क्योंकि बीजेपी के लिए वो कोई बहुत मायने नहीं रखता कि इस आदमी ने हमारा साथ दिया था तो हम इसके साथ बने रहे। नीतीश को क्या किया, नीतीश को एकदम निचोड़ करके निर्जीव बना करके दिल्ली में बैठा दिए, तो पूरा बिहार अपनी मुट्ठी में ले लिए। प्रशांत किशोर चिल्लाता रह गया कि पढ़ा लिखा नहीं है, सम्राट चौधरी लालू के कैंप से आया हुआ है, इसके ऊपर मर्डर तक के चार्जेज हैं और 6 मर्डर के चार्जेज हैं। कुछ नहीं सुना, बीजेपी ने सीधा मुख्यमंत्री बना दिया। तो इनको भी पड़ी नहीं किसी चीज की, और किस अपने सहयोगी को कब ठोकर मारना है बीजेपी इसमें जरा भी मतलब परहेज नहीं करती। नहीं, लेकिन इसका एक नतीजा ये भी होगा कि आने वाले दिनों में ये सभी लोग बीजेपी के खिलाफ ही खड़े हो सकते हैं। हाँ हाँ, तो कांग्रेस ने जो किया था आजादी के बाद से लेकर के, पहली बार तो ऐसा कुछ हुआ कि कांग्रेस को हटना पड़ा जो बीपी सिंह आए थे सामने, तो पूरा विपक्ष हर स्टेट का जो मजबूत नेता था वो कांग्रेस के खिलाफ, और सारे लोग एक अम्ब्रेला के नीचे आ गए, जबकि उसमें कांग्रेस इतना अत्याचार भी नहीं किया था। कांग्रेस का एक कल्चर था अपनी मस्ती में रहो, अपने लोगों का पूरा ध्यान रखो, खाओ खिलाओ। ऐसी कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं थी कि कांग्रेसी परेशान हो, वो कांग्रेसी किसी को टॉर्चर कर रहे हो। आज तो संसद में ज्यादा तेज आवाज में बोला, पूरी केजरीवाल की पार्टी को जेल भेज दो। संजय राउत ज्यादा उछल रहा है, इसको जेल भेज दो। जिसने भी तेज आवाज में बोला जेल। पीएमएलए कानून ऐसा है कि उसमें 8-10 महीना रहना ही है जेल। आपने अपराध किया है कि नहीं किया है वो आप जानो, लेकिन जेल रहना है। तो हो सकता है आने वाले चुनाव में आक्रोश और तगड़ा होके फूटे। अभी मतलब विषय क्या है कि अब विपक्ष उसको हैंडल कैसे करता है। राहुल को थोड़ा समय, राहुल एक जगह कमजोर पड़ते हैं बीजेपी से, कूटनीति और चालबाजियों में राहुल बहुत कमजोर है। और ये कमजोरी तो कांग्रेस में भी मैंने नहीं देखा था। इंदिरा जी को लोग बोलते हैं थोड़ा थी वो बड़ी ट्रेंड, बाकी उनका, इंदिरा जी को तो बहुत ज्यादा उनके बारे में आइडिया है नहीं, मुझे पढ़ के ही जो कुछ मिला है, क्योंकि मैं 9th में पढ़ रहा था उस साल उनका मर्डर हुआ है। राजीव गांधी को देखा है, पीवी नरसिम्हा राव को देखा है, विजनरी व्यक्ति थे। राहुल को भी, राहुल कहीं फाउल नहीं गए अभी तक। अच्छी एक भारत जोड़ो यात्रा करके लोगों से कनेक्ट बनाए, अच्छा परिणाम भी आया, ठीक ठाक परिणाम आया। नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने जिन जिन मुद्दों को उठाया है या जिन जिन मुद्दों पर उन्होंने आंदोलन किए हैं या जो भी है, वो सभी मुद्दे आखिर में सच होते दिखाई दिए, मुद्दे सच हुए हैं। जिससे एक लोकप्रियता बढ़ती दिखाई दे रही है। राहुल के एक माइनस पॉइंट क्या था कि किसी मुद्दे को एकदम एंड तक नहीं ले गए। जो भी उनका एडवाइजर हो, एक गलती उनकी तरफ से हुई है कि किसी भी मुद्दे को उठाना तो एकदम लास्ट तक, जैसे लड़के हमड़ के बैठ गए कि हमको इस्तीफा लेना है तो लेना है, हिले नहीं। राहुल का इस मामले में राहुल का फेलियर है, मुद्दा उठाए थोड़े दिन तक चला के छोड़ देते हैं। वो अभी भी छात्रों की गूंज जो है, नीट परीक्षा का ही मुद्दा है, उसको अभी भी लेके चल रहे हैं। अब उनको पैटर्न बदलना चाहिए। अब जबकि बच्चों ने अपना पैटर्न बदल लिया, इनका इस्तीफा होते ही धर्मेंद्र प्रधान का बच्चों ने तुरंत कहा अमित शाह का इस्तीफा चाहिए, कि इन्होंने बल के प्रयोग करवाया। और बच्चे तो यहां तक आ गए थे।
कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, अब प्रधान का नहीं, हमको प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। तो इसलिए बीजेपी जल्दी जल्दी में धर्मेंद्र जी दे करके निपटो, नहीं तो पता चला साले हमारे ऊपर दावा कर दें। तो अब हाँ, उस एरिया को एकदम सील कर दिए, पूरा बिल्डिंग करके कि वहां कोई जा ही नहीं सकता। वहां अब कोई अनशन नहीं करने पाएगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा, मतलब इतनी भीड़ नहीं इकट्ठा होने देंगे। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में, अभी फिलहाल तो कोई चुनाव नहीं है, लेकिन ये आंदोलन क्या इसी तरह आगे चलता रहेगा या ये आंदोलन कहीं नहीं, खत्म अब ये आंदोलन अपने देश में कंटिन्यू चलते रहेंगे, आंदोलन नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि लोगों को लग गया कि एक पुलिस स्टेशन में 10 बार जाने से अच्छा कि हम लोग 50 लोग मिलकर एक बगीचे में खड़े होके जिंदाबाद कर दें, मुर्दाबाद कर दें, हमारा काम हो जाए, क्यों ठोकर खाएं पुलिस स्टेशन में। कुछ हम आपके एक अभियान के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि प्रवासी अभियान आपने जो छेड़ रखा है। जी, हम अपने उत्तर गांव, भारतीय समाज के जो पलायन हो रहे हैं, जो रोजी रोटी को लेकर, नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर अपने प्रदेश को छोड़कर उत्तरांचल के लोग मुंबई हो, गुजरात हो, जैसे दूसरे प्रदेशों में जाकर रहते हैं और बहुत बुरे और खस्ता हाल में रहते हैं। ना उन्हें वहाँ मान सम्मान मिलता है, ना रोजगार ठीक से मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मजबूर हैं अपने प्रदेश को छोड़कर ऐसी बिल्कुल। जगह पर, और उसके खिलाफ आपने एक आंदोलन छेड़ रखा है कि भाई इस पलायन को रोकना चाहिए। तो ये क्या आंदोलन है, क्या अभियान है, ये जरा बताइए, कैसे किस तरह से काम कर रहा है ये। देखिए, मुंबई में 30 साल के करीब हमको रहते हो गया। ये बात हमेशा, अभी तो इसमें कम हो गया, पहले तो मारपीट हो जाती थी। इसी 2000 के दशक में कल्याण स्टेशन पे मारपीट, बाहर से रेलवे के एग्जाम देने आए हैं तो मनसे के लोग मार रहे हैं, रेलवे के एग्जाम सेंटरों पे मारपीट हो रही है, रिक्शे वालों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये दर्द होता था, अरे मेरे ही गांव का एक आदमी मारा जा रहा है, उसको लग रहा है कि पत्रकार है, इनको फोन करूं। उसे मुझे फोन भी किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए, कांग्रेस की सरकार थी तो मैं, कृपा शंकर जी होम मिनिस्टर थे, उनको फोन करता था, बाबा सिद्दीकी को फोन करता था, नवाब मलिक को, असलम शेख को, ये सब जो अपने, या नवाब उनको, अबू आसिम आदमी को, इन लोगों को फोन किया तो कुछ करते थे। पुलिस स्टेशन में फोन तो कर देते थे, साहब ये क्या चल रहा है, गरीब आदमी को पिटवा रहे हो। अभी तो कोई सुनवाई ही नहीं है। उस समय अगर किसी ने फोन किया, या ज्यादातर तो हम लोग खुद ही देखे कि भीड़ लगी है, क्या मामला, गए देखा तो पता चला कोई किसी उत्तर भारतीय को मारा है। तो वहां हम मॉब से तो झगड़ा नहीं कर सकते, विषय लेकर के तुरंत किसी भी नेता को खबर दे देते थे। उसमें नेता लड़ भी रहे थे, अब तो बचे ही नहीं, वो सारे लोग दूसरी पार्टियों में शिफ्ट हो गए, 2-3 लोग ही हैं कांग्रेस में। कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी नहीं है, तो सत्ता में कांग्रेस थी और जिसको ही फोन किया वो एक्शन लेते थे, तो वो दर्द रहता था मुझे। इस बार गर्मी के महीने में मैं गया गांव में, कुछ शादियों में इधर उधर घूमने, तो भयावह तस्वीर मुझे देखने को मिली। आपके भी सामने यह बात आई थी, आपने देखा होगा कि यूपी के 3 बड़े नेता आए थे, वो खारिज कर दिए, मानने को तैयार नहीं, जबकि मेरी आंखों ने देखा है कि प्रत्येक गांव में कुछ परिवार ऐसे हैं जहां ताले लग गए हैं, पूरा का पूरा परिवार मुंबई में। जो बड़े बुजुर्ग नहीं कमाने की स्थिति में, उनको भी उठा लाएगा मुंबई में कि यहीं रहें, एक्सपायर हो जाएंगे तो यहीं उनका क्रियाकर्म कर दें, गाँव गाँव कौन जाए। इससे भी भयावह स्थिति 2 कदम और आगे बता रहा हूं आपको कि बहुत सारे लोग अपनी पैतृक जमीन, जो खेती वाली जमीन है, उसको बेच करके यहाँ या तो फ्लैट खरीद रहे हैं, या दुकानें खरीद रहे हैं, या ऑटो रिक्शा टैक्सी खरीद रहे हैं। तो ये पलायन की असली तस्वीर, ये दोनों ही पॉइंट पलायन के। बाकी लोग कमाने आ रहे हैं, जा रहे हैं, और हमारे पूर्वांचल का विकास भी मुंबई से ही हुआ है। पूर्वांचल का विकास भी मुंबई से हुआ, क्योंकि पूर्वांचल में एंटरप्रेन्योरशिप लोगों के दिमाग में नहीं थी, सबका नौकरी में ही था। हमको बिजनेस करना है, उद्योग करना है, इस पर किसी का ध्यान नहीं। पढ़ाई किए, लड़े, 1-2 साल 3 साल नौकरी के लिए, हुआ तो ठीक है। जो लोग थोड़ा जीवट के थे कि हमको कंपटीशन करना है, यूपीएससी करना है, यूपीपीसीएस करना है, या आसपास के किसी जिले प्रदेश में, एमपी में या बिहार में पीसीएस करना है, जुडिशरी में जाना है, वो ठीक है। नहीं गए तो मुंबई आ जाते थे। मुंबई में वॉचमैन का काम, रिक्शा चलाने का काम, ये बेसिक काम था हमारे पूर्वांचल के लोगों के लिए। पढ़ाई करके आए हैं चाहे नहीं आए हैं, क्योंकि आए हैं तो किसी के ऊपर बोझ क्या बनना, 2-3 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू हो जाए।
कुछ काम करेंगे ट्यूशन पढ़ाने का, दूसरा कोई भी काम लेंगे तो उसमें महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगता है। लेकिन वॉचमैन का भी काम जब चाहे शुरू कर दे, और रिक्शे चलाने का भी काम शुरू हो जाता था। अब सरकार ने यहाँ रिक्शे के लिए भी दुनिया के कानून, मराठी आनी चाहिए, डोमिसाइल तक की भी चर्चा हो रही है। ये बंधन ही एक तरह से है। डोमिसाइल की बात तो मैं गांव से लौट के आया तब हुई, लेकिन मराठी आनी चाहिए ये पहले से ही चल रहा था। तो मैं गांव में घूम रहा था, ये बेटा जो अभिज्ञान है इसने मुझसे कहा था कि गांव में एक प्रोग्राम रखा जाए कभी। तो मेरे दिल में आया कि हमारा गांव जो है, हमारे गांव की, हमारी जो मार्केट है वो 3 और जिलों का है, तो जौनपुर जिले में, लेकिन 3 और जिलों के बॉर्डर से टच करती है। प्रतापगढ़ का बॉर्डर वहां से 2-2.5 किलोमीटर दूर, प्रयागराज का बॉर्डर 5 किलोमीटर, और इसे 10 किलोमीटर के करीब भदोही जिले का बॉर्डर। तो हमको एक अच्छा पॉइंट लगा कि इसी मुगराबाद शाहपुर में मुंबई के जो प्रवासी इस क्षेत्र के रहते हैं उन लोगों को बुलाया जाए, विमर्श हो। तो प्रवासी सम्मेलन उसको नाम दिया, संपर्क किया, और सारे लोग जिनसे ही निवेदन किया कि आप आइए इस कार्यक्रम में। कुछ लोग नाराज हुए कि आप उद्देश्य नहीं बता रहे। उद्देश्य कुछ था ही नहीं, सिर्फ उद्देश्य था कि गेट को, आप जानते हैं कि यहाँ मुंबई में भी अपनी आदत है 2-3 महीने के बाद एक कुछ न कुछ होना चाहिए। उत्सव धर्मी स्वभाव है, गीत संगीत का कार्यक्रम हो, लोग खाना खाएं और कुछ विमर्श होगा। अब आप विमर्श तो अब जाने दीजिए, जब करीब आता गया, उस आमंत्रित करने के लिए लोगों से मिल रहा था, तो कार्यक्रम करीब आता गया, एक दिमाग में बैठ गई बात। कई लोगों ने कहा भी कि इस पर कुछ चर्चा होनी चाहिए। जब मैंने रखा कि पलायन विषय है, तो सब लोगों ने सिर आंखों पे उठा लिया। फिर पलायन पे वहां विमर्श हुआ, लौट के आए। यहाँ भी शुरू है, कृपा शंकर जी हमको साथ दे रहे हैं। इसके अलावा अभी अपनी तरफ से बात नहीं की गई, बाकी भाजपा में ही उत्तर भारतीय समाज के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं यहाँ यूपी में। फिर अभिज्ञान भी जाके लखनऊ में बहुत सारे मंत्रियों को अपना निवेदन दे के आया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं प्रवासी फाउंडेशन की तरफ से। अब और थोड़ा थोड़ा पत्रकारिता से दिल भी ऊब रहा था, क्योंकि करीब 35 साल हो गया करते हुए। तो जो श्रमजीवी पत्रकारिता है उससे मैं दूर होने का विचार कर रहा हूँ। तो क्या लगता है कि ये जो आपका प्रवासी अभियान है, ये अभियान आगे चलकर किस मोड़ पर आएगा, या फिर ये जो पलायन रोकने की जो दिशा में आप काम कर रहे हैं, इसमें आगे आपका क्या निर्णय होगा या क्या भूमिका होगी? मोहन भाई, इसमें सबसे प्रमुख मेरी भूमिका यह है कि लोगों में इस बात की जागरूकता आए कि जो पैसा हम मुंबई में जाके कमाते हैं, जो भी कार्य करके, वह पैसा, उससे थोड़ा ही कम पैसा वही कार्य करके गांव में भी कमाया जा सकता है। सिर्फ 2 कमियां हैं, एक तो पैसा भी थोड़ा सा कम होगा, और दूसरे एक शर्म होगी वहां, कि एक जमींदार के बेटे हैं, यहां आकर के वो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन गांव में वो कार्य नहीं कर सकते। तो एक तो शर्म, और दूसरे पैसा थोड़ा सा कम। तो पैसा तो कंसीडर किया जा सकता है कि आपको ना वहां किराए, घर का किराया देना, ना पानी का पैसा देना है, सब कुछ। राशन भी आपको घर का, अगर घर में खेती बाड़ी है तो राशन भी फ्री का मिलेगा। सिर्फ एक है शर्म की बात। तो शर्म, उसी पर हम लोगों की जागरूकता के लिए प्रयास चल रहा है कि शर्म आप दूर भगाइए, कुछ भी हो सके थोड़ा बहुत ही। वैसे एक बात आपको बताऊं, मेरा अपना खुद का रिसर्च है कि कोरोना काल के बाद से बहुत सारे लोगों ने गांव में ही कुछ शुरू कर दिया है, और उनकी देखा देखी अब लोग वो यहाँ से वापस जा रहे हैं। अपने भाईंदर में स्टील की बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ लेबर नहीं रह गई है। 1990 के दशक में हमने देखा कि एक दौर ऐसा भी था जो मुंबई जैसे बड़े शहरों में दक्षिण भारत के लोग, साउथ इंडियन लोग बड़े पैमाने पर रहते थे। बिल्कुल। यहाँ तक कि शिवसेना ने उस वक्त एक आंदोलन भी किया था, उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी, और दक्षिण भारतीय लोगों के खिलाफ शिवसेना ने काफ़ी मुखरता से आंदोलन किया, मारपीट भी हो गई। उसके बाद देखा कि 90 के दशक के बाद से लेकर अब तक दक्षिण भारत के लोग अब मुंबई जैसे शहरों में या महाराष्ट्र में रोजी रोजगार के लिए आते हुए नहीं दिखाई दे रहे, कम हो गए। बिल्कुल। और वो अपने अपने प्रदेशों में रहते हैं, वहीं गुजराती भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, लेकिन उत्तर भारतीय लोग आज भी बड़े पैमाने पर मुंबई जैसे, सूरत हो गया गुजरात में, या मैंने यहाँ तक देखा है कि महाराष्ट्र के दूर दराज के गांव में भी बिल्कुल उत्तर भारतीय लोग, जैसे पानी पूरी वाला है, वड़ा पाव वाला है, या और छोटे मोटे आइसक्रीम वाला है, वो उत्तर भारतीय हैं। बिल्कुल।
तो ऐसे लोग दूर दराज में भी गांव में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका तो कारण आपको क्या एक बताऊं, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि रोजगार के लिए आना पड़ रहा है, या फिर पता नहीं उनकी क्या मानसिकता है कि अपना प्रदेश छोड़कर इतने दूर दराज इलाकों में भी जाने के लिए उनकी। इसका कारण है कि वहाँ संभावनाओं की कमी है। अब संभावनाएं शुरू हो रही हैं, अब लोग सिर्फ मानस बनाए संभावनाओं। एक तो वहाँ औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। हमारे घर के ही पास में, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर एक इंडस्ट्रियल इस्टेट है, राजीव गांधी ने नारियल फोड़ा था उसका। उसके बाद से एक पहली ही बार में हॉकिंस, पेप्सी, 2-3 आयरन मोल्डिंग की, सलिया की, ये सब कंपनियां लगी। एक पावर प्रोजेक्ट भी लगा है छोटा सा। छोटी बड़ी कंपनियां लगभग 200-250 कंपनियां होंगी वहां। लेकिन सरकार की तरफ से जब उनको सब्सिडी, रास्ते, बिजली, पानी, ये सारी सुविधाएं होंगी तो वो विकास करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा स्टाफ रखेंगे। ऐसे ही वो चल रहा है। वहां भी बहुत कम लोगों को रोजगार मिला है। सरकारी नौकरियों में भी बहुत कमी आई है उत्तर सरकारी प्रदेश में। नौकरियां तो निकल ही नहीं रही अब। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। सरकारी नौकरियां ज्यादा कारण नहीं है। सरकारी नौकरियां सीमित हैं, सीमित लोगों के लिए मिलती हैं। और जो मुंबई आने वाली ये खेप है, ये सरकारी नौकरियों से बिल्कुल अलग होती है। सरकारी नौकरी तो पढ़ाई करने के बाद 3-4 साल संघर्ष किया जाता है, 5 साल संघर्ष करना पड़ता है, चाहे कांस्टेबल की नौकरी हो, लेखपाल की नौकरी हो, या प्राइमरी में टीचर की, जो भी नौकरियां हैं 5 से 10 साल संघर्ष करेंगे तब लगेगी। लेकिन मुंबई आने वाला, उसका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ तभी वो ट्रेन पकड़ लेता है। तो ये पलायन के रोकने की दिशा में उत्तर भारतीय नेताओं का क्या दृष्टिकोण है? क्या लगता है कि उनकी भी मानसिकता इस प्रकार की है कि ये पलायन रुकना चाहिए? आप कई नेताओं से मिलते रहते हैं या बिल्कुल। उनसे बातचीत करते हैं, नेताओं की उनका इच्छा है। रवैया किस तरह का है? नेताओं की इच्छा है, जो सत्ता में है, जो विपक्ष में है, सारे लोग ये चाहते हैं कि यूपी का मैन पावर कम से कम यूपी में रहना चाहिए। लोगों ने आश्वासन दिया, लोगों की पॉजिटिव ओपिनियन देखा, तभी मैं भी इस रास्ते पे आगे बढ़ा, और अच्छा रिस्पांस है। एक आत्मसम्मान की भी बात होती है, क्योंकि उत्तर भारतीयों के साथ अक्सर देखा गया है कि अपमानजनक दोयम उनसे दर्जे का व्यवहार होता है। व्यवहार किया जाता है, उनके साथ मारपीट, या फिर उन्हें तुच्छ नजर से देखा बिल्कुल। जाता है। ये भी एक आत्मसम्मान की भी बात है। तो कहीं ना कहीं ये भी लोगों में अब दिखाई दे रहा है कि भाई आत्मसम्मान भी एक बड़ी चीज है। हाँ, हम कमाने आए हैं और अपमानित हो यहाँ, तो ये, और बड़ा स्वाभिमानी होता है उत्तर भारतीय। मैं आपको बताऊं, यूपी में भैंस बांधने के लिए एक लकड़ी का बांबू गाड़ा जाता है, खूंटा कहा जाता है। वो 4 से 5 इंच जमीन लेता है। 4 इंच में ही हो जाता है, कहीं कहीं अगर बहुत मोटा है तो 5 इंच जमीन। वो खूंटा गाड़ने के लिए मैं गांव में रहा करता था, कितने सारे मर्डर हो जाते थे। और भाई में या चचा जात भाई में, पट्टीदार में, खानदान में, और वही उत्तर भारतीय या करके मुंबई में गालियां सुन के भी बर्दाश्त कर लेता है। धक्के मार दे कोई तब भी वो चुप रह जाता है। खैर, ये भैया इधर आ, ये सारी बातें सुन करके भी, क्योंकि वो एडजस्ट कर रहा था कि हमको कमाना है, झगड़ा झगड़ा थोड़े करना है। लेकिन ये अब उसका सम्मान जग रहा है। कोरोना काल में देखा उसने, उस शायद कोरोना काल ने उनको शिक्षा दी कि तू ही नहीं, बड़ा आदमी भी परेशान है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ये लोग वापस गांव गए। बहुत सारे लोग 4 व्हीलर लेके गए थे, वही 4 व्हीलर से वहाँ पैसा कमाने लगे, कहीं ना कहीं रोड पे चला रहे हैं। जो यहाँ छोटे काम करते थे, पानी पूरी, वड़ा पाव सब बेचते थे, वो गाँव में लगाना, खोमचा लगाना शुरू कर दिए हैं। और एक तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी मैं धन्यवाद दूंगा। ये योगी जी की सरकार ने रोजगार संगम नाम का ऐप शुरू किया है, जिस पर रजिस्ट्रेशन करने वाले बेरोजगार लड़के को 1-8 महीने के अंदर एक बार कॉल जरूर आता है। जबकि इस पूरा सिस्टम ही पिछले 20 साल से बंद पड़ गया था, जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट होता है। जबकि मेरी जानकारी में, मैं कुछ रिश्तेदारों के कहने पे बिहार में एक एग्जाम दिया था पोस्टल डिपार्टमेंट का, तो वहां था कि वो एग्जाम आप तब दे पाओगे जब वहां बिहार के कहीं भी रोजगार कार्यालय में आपका पंजीकरण होगा। तब कोई प्रूफ लेते नहीं थे। आप कोई भी गांव का नाम लिख दीजिए। तो मैं जहां रुका था औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पे रोजगार कार्यालय में गया, फॉर्म भर के दिया, तुरंत वो कार्ड बना के देते थे। वो मैं चला आया, 3 महीने बाद वो चाचा जी जिनके यहाँ रुका तो फोन किया, यार तुम्हारी चिट्ठी आई है। वो मैं क्लर्क का एग्जाम
मतलब एग्जाम नहीं था, इस फॉर्म भर दो फिर बुला करके करेंगे, डाक विभाग में डाकपाल क्लर्क की। बाद में वो बोले कि 2-3 चिट्ठियां तुम्हारी आ चुकी, उनके देखो उसमें क्या है। तो सरकारी ही नौकरियों के थे, छोटी मोटी नौकरियों के। तब तक तो मेरा मन ही बदल गया था, मैं कि ये सब कुछ करना ही नहीं है कुछ। ये क्रांति के चक्कर में आया मीडिया में कि कुछ तो यार बड़ा करेंगे, ये सब हम इसके लिए नहीं बने हैं। लेकिन उसके बाद पता चला था कि ये पूरा सिस्टम ही बंद हो गया है। एक विशेष ऑफिसर को जिला सेवा योजना अधिकारी बना के रख देते थे, वैसे काम कर रहा है बस। लेकिन अभी योगी जी ने उसको ऑनलाइन सेटअप कर दिया है, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। 2-3 महीने या 4 महीने में फ़ोन जरूर आ रहा है। हाँ, अब प्राइवेट जॉब के लिए फ़ोन आ रहे हैं। वो जो एमयू साइन कर रहे हैं कहीं भी कंपनियों को, तो वहाँ उनको शर्त दिए हैं कि हमारे रोजगार संगम ऐप से जो भी डेटा आ रहा है वहाँ से आप अप्रोच करो। तो देखा जाए तो जो आपका अभियान है वो कहीं ना कहीं सफल होता दिखाई दे रहा बिल्कुल है। सफल होता। तो नेता लोग मजे भी ले रहे हैं कि अच्छे मौके पे तुम शुरू किए हो, कामयाब तो हो ही जाओगे। मगर कामयाब हो कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, उसका फायदा आप लोग ही लेना। तो आपके इस अभियान को हमारी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल और भाई, आज आपसे बात करने के लिए बहुत सारी धन्यवाद आपकी। जिस तरह से हमारी आज चर्चा हुई राजनीतिक विषयों पर और बाकी सारी विषयों पर देश के, बहुत जानकारी भी आपसे जानने को मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के नहीं लिए। आनंद आया। बरसात के समय में हम लोग समय का सदुपयोग कर लिए। तो ये थे अरुण उपाध्याय जी, प्रातःकाल के मुख्य संपादक, और जिन्होंने आज हमसे बात करते हुए देश के सभी विषयों को यहाँ पर चर्चा में लिया, और इनसे जानने को मिला कि जिस तरह की राजनीति बनी हुई है उसमें आने वाले भविष्य में क्या देखा जा सकता है। तो इसी प्रकार की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। नमस्कार।